दो बहुओं का गर्भवती मोटा पति। कुंती देवी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसे घर का कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन कुंती घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका बेटा मनोज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कब से खाना मांग रहा हूँ तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं जाऊँ? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे रुक जा निकम्मे, घर का काम करूँ या तेरी सेवा पानी करती रहूं? शादी कर ली लेकिन सुना ही नहीं देता। तुझे अगर कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने तो वो भी बता दे, तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस घर में बहू तो आ जाए जो मेरी सेवा करे। सच में करवा दोगी क्या, या फिर ये सब जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरी प्रेमिका कौन है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे एक बार बता तो दे। फिर एक काम कर, तू मुझसे डायरेक्ट मिलवा ही दे, मैं उसके घर वालों से बात करके तेरी शादी करवा दूंगी। कुंती की बात से मनोज बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मनोज अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से अपनी माँ को मिलवाता है। कुंती को सीमा बहुत पसंद आती है और यूं ही कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी मनोज और सीमा की शादी कुछ ही महीनों बाद करवा देते हैं। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ जाती है। सीमा अपनी सास की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास के लिए सिर में तेल लगा रही थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बड़ी अच्छी है, बहुत सेवा पानी करती है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से मुझे ना पोता पोती का मुंह दिखा दे। भगवान जाने कितना ही समय बचा है मेरे पास, क्या पता 1 से 2 साल की ही मेहमान हूँ और ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। उससे पहले मेरे अरमान तो पूरे कर दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी बच्चा होना ना होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जब चाहेगा तब आपको दादी बना देगा। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे भगवान कुछ नहीं करता, इसमें जो करना होता है मियां बीवी को ही करना होता है। इसलिए जल्दी से इस बारे में सोचो। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बोलूंगी ना। कुंती की बात से सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर आता है तो सीमा मनोज से बोलती है, सुनो, मैं क्या कह रही थी, काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। मेरी बात मानो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से अगले दिन सीमा और मनोज दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सीमा कभी मां ही नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मनोज और सीमा दोनों को बहुत बुरा लगता है। जब ये बात कुंती को पता चलती है तो कुंती मनोज और सीमा से बोलती है, अच्छा तो तू बांझ है, तो तू अब किसी काम की नहीं है। मुझे पता होता कि तू बांझ है तो कभी तुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। करम ही फूट गए हमारे तो तुझ जैसी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने की। मनोज, तू सच में चाहता है ना कि तेरी माँ जिंदा रहे, तो तुझे ना दूसरी शादी करनी होगी। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी और खुद में मर जाऊंगी। उसके बाद जो तुझे सही लगे वो करना। माँ जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मनोज दूसरी शादी कर ले, लेकिन भगवान के लिए आप मुझे इस घर से मत निकालो। और मनोज जी, माँ जिससे आपकी शादी कराएंगी उनसे आप शादी कर लेना, क्या पता इस जरिए इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। इस तरह से कुंती अपने बेटे मनोज की शादी सुमन नाम की एक लड़की से करवा देती है। सुमन से शादी होने के बाद कुंती देवी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखते देखते शादी को भी कुछ महीने गुजर जाते हैं। सुमन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से मनोज सुमन को लेकर भी अस्पताल जाता है, जहां दोनों को चेकअप होता है। और चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुमन भी कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से पूरा घर परेशान था। ऐसे ही एक दिन सुमन और सीमा दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत खुद सीमा और सुमन के पास आती है और कहती है, अरे मेरी दोनों बच्चियों, तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास और भगवान ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्या बोल रहे हैं आप माँ जी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी कौन सी परेशानी से गुजर रही हो और मेरे पास इसका ये समाधान है कि ये जो प्रसाद मैं तुम्हें दे रही हूँ एक चमत्कारी प्रसाद है। इसे रात के 12 बजे उठकर तुम खा लेना
और इसके कुछ महीने बाद तुम दोनों एक साथ माँ बनोगी। ये चमत्कारी प्रसाद अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम अपनी तीसरी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, वरना मैं तुम्हें जानती थोड़ी थी। और वैसे भी इन बातों का अब समय नहीं है। ये लो प्रसाद और जाकर इसे घर में रख देना, और जैसे ही रात के 12 बजे उठकर इसे खा लेना, और ये बात घर में किसी को मत बताना। प्रसाद देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और सुमन बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आ जाती हैं और वो प्रसाद किचन में रख देती है। ऐसे ही रात के 12 बजे दोनों की आंख लग जाती है। तभी मनोज रसोई में जाता है और वो प्रसाद उठाकर खा लेता है और कहता है, बड़ा ही गजब का प्रसाद था यार। खाने के बाद पेट भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन टेस्टी था प्रसाद। लेकिन प्रसाद को किचन में किसने रखा? खैर छोड़ो, जिसने भी रखा हो, भूख तो लग रही थी और वो मिट चुकी है। अब आराम से जाकर सोऊंगा। तभी वहाँ पर सीमा और सुमन आ जाती हैं। वो दोनों देख लेती हैं कि प्रसाद मनोज ने खा लिया है। वो दोनों मनोज पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ये क्या किया आपने? आपने प्रसाद क्यों खाया? अरे कुछ भी खाने से पहले पूछ तो लिया होता हमसे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? परेशान था, खा लिया तो क्या हो गया? ये कोई आम प्रसाद नहीं था, दरअसल ये चमत्कारी प्रसाद था। इसे खाने के बाद हम दोनों कुछ ही महीनों में माँ बन सकते थे, और ये प्रसाद आपने खा लिया। पागल औरत, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। प्रसाद खाने से कोई माँ बनता है क्या? अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो इसका क्या मतलब है? मैं बाप बन जाऊंगा? और हाँ, अगर सच में चमत्कारी प्रसाद है तो मैं कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। गजब पागल हो तुम भी। अरे कोई लॉजिक है इस बात का? प्रसाद का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? चलो सो जाओ अब। इस तरह से वो सभी जाकर सो जाते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अचानक से मनोज की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसका पेट भी निकलने लगता है। ये देखकर मनोज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि मनोज के पेट में 2 बच्चे हैं। ये देखकर सीमा और सुमन समझ जाती है कि वो उसी चमत्कारी प्रसाद का असर है। तभी सुमन मनोज से बोलती है, देख लिया नतीजा? आपने मजाक में लिया था ना हमारी बात को। आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बच्चा मैं पैदा करूं या तुम, बात तो एक ही है। बच्चा होगा तो हमारा ही ना। और ये जो तुम 4 लोगों की बात कर रही हो ना, ये कुछ दिन तक ही बोलते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसलिए टेंशन मत लो और अब मेरा अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह से दोनों पत्नियां अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और देखते ही देखते मनोज का 9वां महीना लग जाता है, जहां वो बहुत ही सुंदर से बच्चों को जन्म देता है। ज्योति सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। वो 2 बार डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में उस घर की मालकिन आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह टपक गई तू। नींद खराब करना जरूरी था क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं और तू है कि सुबह सुबह दरवाजा बजाने लग गई हमारा। मालकिन, कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे तक प्रेस किए हुए कपड़े दे जाना, इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ, वरना मैं 8 बजे तक आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब कपड़े गिनवा। टोटल 10 कपड़े थे, देखो जरा कैसे प्रेस किए हैं इन्होंने। इतना बोलकर मालकिन ज्योति के किए हुए प्रेस वाले कपड़े चेक करने लगती है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वे गुस्से में ज्योति से बोलती है, अरे ये क्या, कपड़े प्रेस करना भूल गई है क्या? इसमें थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ रही हैं। कम से कम काम तो अच्छा किया कर ताकि इंसान का मन खुश हो जाए। मालकिन, ये जो कपड़ा है ना ऐसा ही है, इस वजह से इसमें ये सलवटें रहेंगी, और बाकी कपड़े आप देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हाँ, तो तूने अपने अकॉर्डिंग कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया है। कपड़े अच्छे प्रेस हो या ना हो, ये तो हमें डिसाइड करना है ना। रुक जा, तेरे पैसे लेकर आती हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तूने। मालकिन अंदर से पैसे लाती है और ज्योति को दे देती है। ज्योति पैसों को गिनती है, जो कि थोड़े कम थे। इसके बाद ज्योति मालकिन से बोलती है, अरे मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। अरे तो सुबह सुबह हमारा मूड खराब किया है तूने, ऊपर से काम भी अच्छा नहीं किया है। पैसे तो काटूंगी ना। मैम साहब, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने उन पैसों से भी 500 रुपए काट लिए। अरे तो बच्चे हमारे भरोसे पैदा किया था क्या तूने?
अब तू बच्चों की फीस कहाँ से देगी, क्या करेगी, वह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। मालकिन, भगवान के लिए मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो, मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं रात भर जागकर मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, तब जाकर मेरे घर में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप तो जानते हैं ना, मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ये भी पैसे छीन लूंगी, चुपचाप चली गए यहाँ से। बेचारी ज्योति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ज्योति विधवा है। शादी के कुछ साल बाद ही ज्योति का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास रहा करती है। उसका पति कपड़े प्रेस करने का काम किया करता था। पति के जाने के बाद अब यह काम ज्योति किया करती है। ज्योति की 15 साल की बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा है। ज्योति अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। वे चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका नाम रोशन करे। माँ, आज स्कूल में फीस भरना है। स्कूल टीचर मुझे 2 हफ्तों से वार्निंग दे रही है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। बेटा तो चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी। ज्योति जिज्ञासा के स्कूल जाती है और जिज्ञासा के स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फीस काफी दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं इसकी फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ और बाद में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी। देखिए ज्योति जी, स्कूल में जिज्ञासा के अलावा और भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कर देते हैं और आपका हमेशा का हो गया है कि आप 2 महीने के बाद फीस जमा करती हैं या फिर आपको 2-3 महीने का फीस पेंडिंग रहता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं जानती हूँ मैडम, अब मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ मैं कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझती हूँ, वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या आप अकेले ही इतना सब कुछ कर रही है? ऊपर से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। मेरा भी तो बहुत मन करता था शादी से पहले कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, लेकिन गरीबी ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूंगी, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचती हूँ। लेकिन एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि मैं अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अब आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिज्ञासा का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दूंगी, वो भी हाफ फीस पर। जिज्ञासा के अंदर वे काबिलियत है कि वे आगे जाकर आपका नाम जरूर रोशन करेगी। वे बच्ची हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखती है। किसी से भी कोई फालतू बातचीत करना उसे पसंद नहीं आता। उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे स्कूल में। अब मैं समझ रही हूँ कि जिज्ञासा की तारीफ क्यों करते हैं सब, क्योंकि उसकी तारीफ का असली राज तो आप हो। उसे अच्छी परवरिश जो दी है आपने। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक बार जरूर बताना। प्रिंसिपल ज्योति की मदद करती है। उसकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देती है, वो भी हाफ फीस पर। ज्योति अब दिन रात कपड़े प्रेस करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कपड़े प्रेस करने की एक शॉप भी खोल लेती है। अब लोग ज्योति की दुकान पर आकर कपड़े प्रेस करवाते और कपड़े खुद ले जाते। ऐसे ही अब 7 साल बीत जाते हैं। ज्योति अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जिज्ञासा भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। इसमें उसकी स्कूल की प्रिंसिपल में दोनों का बराबरी का योगदान था। जिज्ञासा दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। जिज्ञासा UPSC का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जहां उसे उसकी मेहनत में सफलता मिलती है। वे IAS ऑफिसर बन जाती है। जब ये बात ज्योति को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और पूरे शहर में जिज्ञासा का नाम हो चुका था। अरे सुना है, वो गरीब औरत जो प्रेस किया करती थी कपड़े, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन चुकी है। अखबार में भी नाम आया है। सच में बड़ी मेहनत की है उस औरत ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाने में, और आज उसकी बेटी ऑफिसर बन चुकी है। सच में ये होती है लक्ष्मी। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है वे जानती है। पति के जाने के बाद जीवन में उसके इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी
और अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसने। कम उम्र में ही ज्योति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किलों से लड़ते हुए वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसके सपने पूरे हुए।